हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप हैं मेरे साथ, मैं हूं सचिन, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ धर्मशाला। ओके, तो पिछले कल हम लोग समझ रहे थे महान कूलम साहब का लॉ, जिसे हमने नाम दिया कूलम्स लॉ। ओके, और पिछले कल हम जहां तक पहुंचे थे वो यहीं से शुरू करते हैं जहां हम कल पहुंचे थे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल हम कहाँ पहुंचे थे। कल हम लोगों ने कूलम लॉ की बेसिक डेफिनेशन बनाई थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन थी दो चार्जेस के बीच में, वो हमने ड्राइव करा था इक्वेशन कि फोर्स F बराबर होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ओके, और यहाँ पे F है फोर्स, Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है, R है उन दोनों के बीच की दूरी। हमने समझा था कि एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 SI यूनिट में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम के अंदर है, लेकिन अगर आपके जो चार्ज हैं वैक्यूम के अंदर नहीं है, ओके, तो देखिए ये इक्वेशन बदल जाएगी। अगर आपके चार्जेस किसी मीडियम के अंदर रखे हैं, आपको इस इक्वेशन को बदलना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ओके, तो जो कूलम फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, अब देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, है ना। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया K इंटू एप्सिलॉन 0 के। तो जो रियल इक्वेशन आएगी कूलम लॉ की, दैट विल बी F इज इक्वल टू 1/4π K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो फोर्स की वैल्यू को बदल डालता है। ओके, एंड दैट गेट रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K। अब जैसे मान लीजिए पानी के अंदर हैं आपके चार्जेस, ओके, तो पानी के अंदर जो कूलम फोर्स होगी, अब डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है पानी का वो है तकरीबन 80। तो आपको जो फोर्स आपने फाइंड की थी वैक्यूम के अंदर उसको 80 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 80 गुना कम फोर्स एक्सर्ट करेंगे दो चार्जेस जो वैक्यूम में रखे हैं और जब आप उनको रखेंगे पानी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कूलम लॉ समझेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में। ओके, मान लीजिए हमारे पास है दो चार्जेस Q1 और Q2 और इनकी दूरी है R। ओके, अब देखिए ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, अब जो Q1 से Q2 की तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका जो यूनिट वेक्टर है मैं उसका नाम रख लेता हूं R12। ये जो वेक्टर है, ये जो दूरी का वेक्टर है, इसका नाम मैं रख लेता हूं R12। इसी तरह Q2 भी Q1 की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, और ये जो फोर्स है जिस डिस्टेंस के ऊपर, जिस पोजीशन वेक्टर के ऊपर काम कर रही है, मैं उसका नाम रख लेता हूं R21। Okay, so I hope you are able to understand it कि R12 is the vector pointing from Q1 to Q2 and R21 is the vector which is pointing from Q2 to Q1. Okay, अब देखिए चूंकि रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है दोनों चार्जेस के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि रिपल्सिव फोर्स हम हमेशा बाहर की तरफ शो करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी। ओके, तो जो फोर्स लग रही है चार्ज Q2 के ऊपर, मैं इसका नाम रख लेता हूं F21। ओके, और जो फोर्स F21 है उसका मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और उसकी दिशा है R12। ओके, इसी तरह जो चार्ज Q2 है वो भी Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बाहर की तरफ होगी। इस फोर्स का नाम मैं रख लेता हूं F12 और F12 की जो दिशा है वो है R21 की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट विल बी F12 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। अब R21 की दिशा देखिए किस तरफ को है। ओके, अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर R12 हमेशा बराबर होता है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 को जब आप डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो दैट विल गिव यू यूनिट वेक्टर R12। और इसी तरह जो वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर R21 है उसकी वैल्यू भी होती है वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमें ये भी पता है कि R12 और R21 एक दूसरे से उल्टी दिशा में है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार ये दोनों हैं एक दूसरे के
अपोजिट वेक्टर्स। ओके, तो R12 हैज़ टू बी इक्वल टू R माइनस R21। तो हम लिख सकते हैं कि F21 बराबर है माइनस ऑफ F12 के। ओके, अब ये जो इक्वेशन आई F12 बराबर है माइनस F21 के, ये इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए। ये है न्यूटन का तीसरा नियम कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो इससे साबित होता है कि जो कूलम साहब का लॉ है ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के समरूप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, ओके, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इन दिस केस व्हाट वी विल हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनकी दूरी है R। ओके, तो मैं फिर से वही डायग्राम बनाता हूं फटाफट कि R12 की दिशा है चार्ज Q1 से Q2 की तरफ और वेक्टर R21 की दिशा है चार्ज Q2 से Q1 की तरफ। ओके, अब मैंने आपको कल समझाया था कि जो अट्रैक्शन होती है उसमें आप जो फोर्सेस हैं वो अंदर की तरफ दिखाते हैं, है ना, पुल दिखाते हैं आप। तो F21 इज द फोर्स जो चार्ज Q2 अप्लाई कर रहा है चार्ज Q1 के ऊपर। इसकी दिशा देखिए Q2 से Q1 की तरफ है। एट द सेम टाइम Q1 इज ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑन Q2। अब इसका नाम रख लेता हूं F12। अब F21 की दिशा देखिए, ये है अलोंग लाइन R21 और F12 की दिशा देखिए, ये है अलोंग लाइन R12। ओके, तो F21 की मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है? वेक्टर R21 की तरफ। ओके, तो यूनिट वेक्टर R21 इसकी दिशा दिखा रहा है। एट द सेम टाइम जो फोर्स F12 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और इसकी जो दिशा है वो है वेक्टर R21 के अक्रॉस, R12 के अक्रॉस। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर R12 से। ओके, तो F21 और F12 को फिर देखिए, एक में यूनिट वेक्टर है R21, दूसरा यूनिट वेक्टर है R12। ओके, हमें यह भी पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R से लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर R21 को। ओके, और R के हाथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा R3। हमें यह भी पता है कि R21 और R12 ओके ये एक दूसरे के विरोधी वेक्टर्स हैं, अपोजिट वेक्टर्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स F12 बराबर है माइनस ऑफ फोर्स F21 के। ओके, अब इस इक्वेशन को फिर से देखिए, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर से देखिए, ये जो कूलम लॉ है ये एग्रीमेंट में है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन चार्ज हैं। ओके, अब तीन चार्ज की जो म्यूचुअल फोर्स है उसको समझने के लिए हम एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम समझते हैं जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी एक चार्ज के ऊपर खूब सारे चार्जेस की वजह से जो लगने वाली फोर्स है, इंडिविजुअल चार्ज जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उन सारी की सारी फोर्सेस को जमा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कुल कितनी फोर्स लग रही है। मान लीजिए Q3 है हमारा चार्ज जिसके ऊपर चार्ज Q1 और Q2 अपनी फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। Q1 Q3 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसकी दिशा में रख लेता हूं R13। इसी वक्त चार्ज Q2 भी Q3 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, मैं इसकी दिशा का नाम रख लेता हूं R23। ओके, ये पोजीशन वेक्टर है। ओके, अब देखिए जो इन दोनों की नेट फोर्स होगी, ओके, वो होगी F31 प्लस F23। ओके, तो Q1 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q3 के ऊपर उसकी दिशा देखिए, इस दिशा में होगी फोर्स F31। ये फोर्स है जिसको चार्ज नंबर 1 लगा रहा है चार्ज Q3 के ऊपर। एट द सेम टाइम चार्ज Q3 के ऊपर एक फोर्स लग रही है चार्ज Q2 के कारण, उसकी दिशा देखिए बाहर की तरफ होगी। ओके, ये है फोर्स F32। ओके,
अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, बड़े ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ओके, F31 की वैल्यू आपको पता है 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13 होगी। ओके, और जो फोर्स F32 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R23। ओके, अब देखिए ये दो फोर्सेस हैं, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर डायग्राम है और आप देख सकते हैं कि फोर्स F32 और फोर्स F31 दो वेक्टर्स हैं जिनकी पूंछें आपस में बंधी हुई हैं। ओके, तो जब हमारे पास सिचुएशन ये आती है कि दो फोर्सेस जिनकी पूंछें या दो वेक्टर्स जिनकी पूंछें आपस में बंधी हुई हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वेक्टर अलजेब्रा आपने +1 में पढ़ा हुआ, हम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम लोग रिजल्टेंट, चलिए निकालते हैं। हम फोर्स F32 को रेप्लिकेट करेंगे इस तरह से और F31 को भी रेप्लिकेट करेंगे इस तरह से। ओके, और हमें पता है इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें देगा रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो अगर मैं F3 नाम रखूं इस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, तो दैट विल बी सम ऑफ F31 प्लस F32। ओके, तो दिस फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। इस लॉ को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, अब इसको निकाल लेते हैं, आपको पता है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, चलिए फटाफट निकालते हैं। ओके, दूसरी तरफ भी देख लेते हैं कि अगर Q3 Q1 और Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, ये एक ही तरीका है, F31 और F32 ये उल्टी फोर्सेस हैं जो Q3 अप्लाई कर रहा है Q1 और Q2 के ऊपर। ओके, तो सेम डायग्राम और सेम ही सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। ओके, फिर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो आपको दिशा देगा नेट फोर्स की। ओके, तो फिर से देखिए जो F3 है वो आपको बताएगा कि चार्ज Q3 कुल कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के ऊपर। ओके, मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो बराबर है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस के। चलिए निकालते हैं इस फोर्स को। मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है -2 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। ओके, हमें फोर्स पता लगानी है 1 माइक्रोकूलम के ऊपर कुल कितनी फोर्स है। ओके, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ओके, तो चलिए जल्दी से निकालते हैं। हम लोग जानते हैं इस बात को कि कैसे निकालना है, हमें फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखते रहिए। पैरेललोग्राम लॉ के लिए हम दोनों वेक्टर्स को रेप्लिकेट करेंगे और बनाएंगे एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें देगा नेट फोर्स कितनी है। ओके, अब दोनों ही केसेस में जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। ओके, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम लॉ का जो रिजल्टेंट है वो बराबर किसके होता है, वो होता है, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं A और B और उनका रिजल्टेंट है R, तो उसका जो फार्मूला है वो होता है R² = A² + B² + 2AB cos थीटा के। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट फोर्स अगर वो F है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा का √। ओके, ये हम पिछले साल +1 में पढ़ चुके हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट force. Okay, so this is how we explain the Coulomb's law in vector form. Okay, और खूब सारे चार्जेस जब एक ही चार्ज के ऊपर खूब सारी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, मिलते हैं कल।